हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनक्लेक्स के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक नोटसेट एंड अदर सेंट्रल एग्ज़ाम्स लाइक यूपी यूएमएस, एसजीपीजीआई एंड मैनी अदर्स। सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करेंगे और आज जिस चैप्टर के हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एनक्लेक्स का चैप्टर 21 जो कि रिलेटेड है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। सो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे एनक्लेक्स के। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 21 फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू टीच ए प्रीनेटल क्लास। प्रीनेटल टर्म किस लिए यूज़ किया जाता है? बिफोर प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी, प्रीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। सो प्रीनेटल इसका मतलब कोई प्रीनेटल क्लास होने वाली है जिसमें कि बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन की, मतलब जब बेबी मदर के वोम में होता है, मदर के यूट्रस में होता है, तो उस टाइम पे ब्लड में बेबी में जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। विच स्टेटमेंट्स वुड बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग प्लान, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो हम टीचिंग प्लान में इंक्लूड करेंगे? सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दी गई है? डक्टस आर्टरियोसिस अलोज द ब्लड टू बाईपास द फीटल लंग्स। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस विनोसस एंड फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल। जो फीटल लाइफ होती है उसमें जो बेबी के लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। लंग्स आर नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। सो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो कैसे होता है? बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई करता है, उसके लिए फीटल सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट है। सो लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो एडिशनली प्रेजेंट होते हैं किसी भी फीटस में और जो कि आफ्टर बर्थ उनका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डक्टस आर्टरियोसिस अलोज द ब्लड टू बाईपास द फीटल लंग्स। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि पल्मोनरी एओर्टा को कनेक्ट करता है और जो लंग्स हैं उसको बाईपास कर देता है ब्लड के लिए। वन वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। कभी सुना है कि वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? नॉर्मली वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अगर बात करते हैं हम। और आर्टरीज जो हमारी होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसका एक्सेप्शन है, वेन्स में जो एक्सेप्शन है वो है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन एंड पल्मोनरी वेन। ये तो जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऐसे आर्टरीज में भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। राइटिंग में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो समझने में। सो जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से फीटस तक। कौन सी वेन कैरी करेगी? अम्बिलिकल वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पे कनेक्ट करती है? पल्मोनरी वेन कनेक्ट करती है लंग्स और हार्ट को। सो अम्बिलिकल वेन कनेक्ट करती है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो बेबी को मदर से ब्लड, न्यूट्रिएंट्स ये सब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। द नॉर्मल फीटल हार्ट बीट रेंज फ्रॉम 160 to 180 बीट्स पर मिनट इन प्रेगनेंसी। नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है फीटस का प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में? इट इज़ नॉट 160 to 180, ये जो है ये गलत है, ये होता है 110 to 160 बीट्स पर मिनट।
किसी किसी बुक में लिखा होगा 120 to 160, बट एनक्लेक्स में जो इसका रेफरेंस दिया गया है उसमें 110 to 160, जो नॉर्मल रेंज है वो है 110 to 160 बीट्स पर मिनट। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। 2 arteries carry deoxygenated blood waste products away from the fetus to the placenta। ये बात भी ठीक है। जो अम्बिलिकल वेन है, जो अम्बिलिकस होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, वेन और आर्टरी, वेन आर्टरी, जिसके नाम क्या है, अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरी। सो एक अम्बिलिकल वेन होती है और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। सो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट का। 2 वेन्स कैरी ब्लड, डेट इज 2 वेन्स। यहाँ पे ही ये स्टेटमेंट है जो वो रॉन्ग हो गया है। क्यों? क्योंकि वेन एक होती है और आर्टरी है वो 2 होती हैं। सो जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा दिया गया है। फिफ्थ क्यों गलत है? क्योंकि 2 वेन्स लिखा गया जबकि वेन एक होती है। सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर teaches a group of students about fetal circulation and ask a student to describe fetal circulation about ductus venosus। अभी लास्ट क्वेश्चन में बात चल रही थी डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस विनोसिस और फोरामेन ओवल। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करेगा कि स्टूडेंट को जो डक्टस विनोसिस है उसके बारे में सही समझ आया? सो वन बाय वन देखते हैं। इट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये ट्रू किसके लिए हो सकता है? डक्टस आर्टरियोसिस। जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा, आर्टरियोसिस। इट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो डक्टस विनोसिस है वो कनेक्ट करता है अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा से। और अम्बिलिकल वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। फोर्थ स्टेटमेंट, इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल आर्टरी टू द इंफीरियर वेना केवा, नहीं अम्बिलिकल आर्टरी नहीं, अम्बिलिकल वेन। सो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल्स द नर्स that they want to know the sex of the baby as soon as it can be determined. The nurse planned to inform the client that they will be able to find out sex at 16 weeks gestation because of which factor? The appearance of fetal external genitalia, the beginning of differentiation in the fetal groin, the fetal descents, testes are descended into the scrotal sac, the internal differences in different genders become apparent. So 16 weeks पे किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 16 वीक्स के गेस्टेशन पे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपीयरेंस ऑफ फीटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो डिफरेंट अलग वीक्स पे होता है। बिगिनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन अर्ली स्टार्ट हो जाता है, फीटल टेस्टिस डिसेंड करते हैं लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में, डेट इज 37 to 38 वीक्स की प्रेगनेंसी पे। द इंटरनल डिफरेंस इन डिफरेंट जेंडर्स बिकम अपरेंट, ये अर्ली बिफोर 16 वीक्स हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू 16 वीक गेस्टेशन इज द अपीयरेंस ऑफ फीटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु इज एट 38 वीक ऑफ गेस्टेशन and the fetal heart rate is 174 beats per minute. On the basis of this finding, what is the priority action?
38 वीक्स की प्रेगनेंसी है, फीटल हार्ट रेट हमें दिया गया है 174 बीट्स पर मिनट। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, मदर का हार्ट रेट चेक करना है, या फिर क्लाइंट को ये बोलना है कि नॉर्मल हार्ट रेट है। सो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, नॉर्मल हार्ट रेट नहीं है। नॉर्मल क्या है, 110 to 160 बीट्स पर मिनट। मदर का हार्ट रेट चेक क्यों करेंगे, बेबी का हमने चेक किया है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि फीटस का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। इसका रीज़न हो सकता है कि बेबी को डिस्ट्रेस हो, सो हमें एक्शन लेना होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। उसके बाद इस फाइंडिंग को हम डॉक्यूमेंट भी करेंगे, बट फर्स्टली वी हैव टू नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। When a client in the class asks why fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में 3 दिन तक क्यों रहता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है एम्पुला, और एम्पुला क्या है, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, पार्ट ऑफ fallopian tube. So first one is it promotes the fertilized ovum chance for survival. Second, it promotes the fertilized ovum exposure to estrogen and progesterone. It promotes the fertilized ovum normal implantation in the top portion of the uterus. It promotes the fertilized ovum exposure to LH and FSH hormone. सो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो है थर्ड। जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करता है, और उसके बाद उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है द टॉप पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो इम्प्लांटेशन की साइट है वो क्या है, पोस्टीरियर अपर वॉल ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर अपर वॉल ऑफ यूट्रस। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, ओवरी से होता है, प्लेसेंटा से भी होता है, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क अ नर्सिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है। द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेक्टली बाय एक्सप्लेनिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड की हैं ये हमें बताना है। इट अलाउज फॉर फीटल मूवमेंट, एग्जैक्टली ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। सराउंड्स क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट द फीटस, प्रोटेक्ट करता है फीटस को, एज ए शॉक एब्जॉर्बर ये एक्ट करता है। कोई भी अगर कुछ हल्का फुल्का होता है इंजरी तो उससे प्रोटेक्ट करता है फीटस को। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फीटस, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। कैन बी यूज टू मेजर फीटल किडनी फंक्शन, येस इट कैन बी यूज्ड। क्यों, किडनी फंक्शन कैसे, मतलब ये स्टेटमेंट कैसे रिलेवेंट है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेन पार्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है। जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मदर की बॉडी से आता है, और उसके बाद लेट प्रेगनेंसी में आफ्टर 12 वीक्स फीटस की बॉडी यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, और वही यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड का मेन कंपोनेंट होता है। सो उससे हमें किडनी फंक्शन का पता लग जाएगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट नॉर्मल हो गई इट मीन्स किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है एज लाइक ओलिगोहाइड्रोमनियोज की अगर कंडीशन है, ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्या होता है,
लो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और पॉलीहाइड्रोमनियोज क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. फिफ्थ वन इज प्रिवेंट्स लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द फीटस. नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड प्रिवेंट नहीं करता है, सो ये स्टेटमेंट इज गलत हो गया. प्रोवाइड एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द बर्थ पेरेंट एंड द फीटस, ये स्टेटमेंट भी गलत है. ये काम किसका है, प्लेसेंटा का, एमनियोटिक फ्लूइड का नहीं है. प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट करवाता है. सो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे. A couple come to the family planning clinic ask about sterilization procedure, and which question by the nurse would determine whether this method of family planning would be appropriate. फैमिली प्लानिंग के हमारे पास मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, आयुसीडीज हैं, उसके बाद हार्मोनल पिल्स एंड परमानेंट मेथड्स में आता है स्टेरिलाइजेशन. सो कैसे डिसाइड किया जाएगा कौन सा मेथड यूज़ करना है. सो फर्स्टली क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू एवर हैड सर्जरी. इसका कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है. डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन. यस, ये नर्स पूछेगी, जो कपल आया है वो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक को विजिट कर रहा है, कि आपको फ्यूचर में और बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए. इट्स लाइक अगर परमानेंट मेथड्स हम अडोप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि couple don't want any more children, and if they want more children then we can go for barrier methods, IUCDs और hormonal pills. नेक्स्ट 2 ऑप्शंस भी हम देखते हैं. do either of you have diabetes mellitus, do either of you have problems with high blood pressure. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करने से इनका कोई रिलेवेंट आंसर बनता नहीं है. सो द मेन क्वेश्चन इज सेकेंड, डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8. द नर्स वुड प्लान टू मेक विच स्टेटमेंट टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव अ गाइनोकॉइड पेल्विस. पेल्विस के कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है गाइनोकॉइड पेल्विस, एक होता है एंड्रोइड पेल्विस, एक होता है एंथ्रोपोइड पेल्विस. एंथ्रोपोइड पेल्विस, एक होता है प्लेटिप्लॉइड. सो गाइनोकॉइड पेल्विस के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैव ए नैरो प्यूबिक आर्च. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ. एग्जैक्टली दिस वन इज राइट. जो गाइनोकॉइड पेल्विस है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए. योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज़ अ शॉर्ट डायमीटर. नो, दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट. Fourth statement is you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for vaginal delivery. ये statement भी गलत है. जो most favorable pelvis होता है वो gynecoid pelvis होता है, and जो other pelvis है like android pelvis, ये favorable क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये male type of pelvis है, male type of pelvis, और जो इसमें ischial spines हैं वो prominent होती हैं. Ischial spine are more prominent. And same with other, these two type of pelvis are the diameters of these two are not adequate for the delivery of a baby. Next question, which purpose of placental functioning would the nurse plan to include in a prenatal class. placenta के functions के बारे में बताना है. it cushion and protects the baby, ये किसका function था, amniotic fluid का, placenta का नहीं था. amniotic fluid करता है ये. It maintains the temperature of the baby, ये भी amniotic fluid करता है.
इट इज़ द वे बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन, दिस वन इज़ राइट। जो प्लेसेंटा है वो मदर से फूड और ऑक्सीजन वो बेबी तक पहुंचाता है। इट प्रिवेंट ऑल एंटीबॉडीज एंड वायरसेस फ्रॉम पासिंग टू द बेबी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। IgG एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और कुछ वायरसेस भी क्रॉस कर जाते हैं। इट प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द बर्थिंग पेरेंट एंड डेवलपिंग fetus, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो है थर्ड ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर 5th। नेक्स्ट बात करते हैं। A 55-year-old client confides in the nurse about being concerned about sexual function. What is the nurse's best response? Often do you have sexual relation? Please share with me more about your concern. You are still young and have nothing to be concerned about. You should have a decline in testosterone until you are in your 80s. So most appropriate statement जो best response है nurse का वो हमें select करना है। So इस क्वेश्चन का जो appropriate answer रहेगा वो होगा सेकेंड। जो भी पेशेंट के कंसर्न्स हैं एक बार उनको पूरा सुनना है और उसके बेसिस पे रिप्लाई करना है। उसके जो भी डाउट्स हैं वो सब सुनने हैं पहले, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। सो प्लीज़ शेयर विद मी मोर अबाउट योर कंसर्न। सो ये जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस ये दिए गए हैं एनक्लेक्स के बुक में 9th एडिशन एंड चैप्टर नंबर 21। सो आप बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 के क्वेश्चंस की। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जाम्स लाइक ESIC, DSSB and NORCET. So for more videos keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.